प्रीलिम्स मार्जिन का गेम है ऑलमोस्ट, मतलब कट ऑफ से हार्डली 10 नंबर 5 नंबर ऐसे ही होते हैं मोस्टली सबके। सब लोगों ने बस मैनिपुलेट कर रखा है कि ना सब क्वेश्चन कर लोगे तुम, नहीं होगा ये। जो अच्छे कैंडिडेट थे, डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको तो आपने एलिमिनेट कर दिया। और जो बच्चे गैस वर्क करके आए हैं, जिनका मतलब एक साल जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है, जो बच्चा 4 अटेम्प्ट दे चुका है, आपने सारे के सबको बराबर कर दिया। आरटीआई का प्रोविज़न मुझे लगता है कॉपीज़ में हो जाना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि क्या डिमांड है एग्जामिनर की। मे बी यूपीएससी डोंट वांट कि वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करें, इसीलिए कट ऑफ 50% से भी नीचे रहता है। कहते हैं हम लोग पढ़ते में कि गवर्नमेंट इज लाइक अ बिग एलिफेंट, इट मूव्स इट एट इट ओन पेस। बनाया जाता है मार्केट में कि ना कि बहुत करंट अफेयर पूछता है या बहुत स्टैटिक पूछता है। 10-15 नंबर ऊपर होते तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं दी एज। अभी यूपीएससी प्री एग्ज़ाम हुआ 24 तारीख को, संडे को, जिसके बाद पेपर को लेकर चर्चाएं चली, जो क्वेश्चंस थे उनको लेकर चर्चाएं चली कि किस तरीके का था, बहुत एब्रप्ट था, किसी ने एब्स्ट्रैक्ट बताया, किसी ने कुछ कहा। खैर, उसके बाद यूपीएससी ने अब एक प्रोविजनल आंसर की निकाल दी। 3 दिन बाद एक सवाल उसमें से हटा दिया गया है। 99 सवाल अब रहेंगे जिनके आधार पर प्री का आंका जाएगा, 50% जो रहता है। तो उसी आंसर की के लिए अब बात करने आए थे, क्योंकि 20 साल से चल रही है इसी पे मेहनत और बात कि वो आंसर की देनी चाहिए कि क्या सही हुआ या नहीं। एस्पिरेंट से ही बात करेंगे। सर, नाम? अभिषेक। अभिषेक जी, इसकी डिमांड जो थी आंसर की जो आती है अब, ये इसकी कितने लंबे समय से डिमांड थी? मतलब जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तब से तो मैंने कंसिस्टेंटली देखी है डिमांड, क्योंकि ये अच्छी के साथ साथ ज़रूरी थी, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स ही नहीं पता होता कि एक्चुअल आंसर की क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स मार्जिन का गेम है ऑलमोस्ट, मतलब कट ऑफ से हार्डली 10 नंबर 5 नंबर ऐसे ही होते हैं मोस्टली सबके। तो एक क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है वो 2.67 के आसपास होता है, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। तो अगर 4 क्वेश्चन भी हो गए तो आप इस पार या उस पार हो जाते हैं। तो ये डिमांड बहुत लंबे समय से थी। इस साल वो फाइनली यूपीएससी ने एक्सेप्ट की। अच्छा, जैसा आपने बताया कि ये पूरा जो फैक्टर है ये वाला कि 4 सवाल या 4 नंबर से, और साथ ही साथ वैसे क्वालिफाइंग बताया जाता है इसको कि हाँ भी क्वालिफाइंग है सी सेट को लेकर, उसके अलावा भी, मगर इससे तैयारी का जो फ़र्क है वो कैसे बदल जाता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी सिलेबस को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं इस एग्ज़ाम के बाद, तो तैयारी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा अब इस चीज़ से? स्पेसिफिकली अगर आंसर की से बोले तो कई बार लगभग अगर हम ऐसे देखें तो कोचिंग के आंसर की से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस एवरेज रहता है डिफरेंशिएट, मतलब अलग होता है यूपीएससी की ऑफिशियल की से। तो कई बार हमें साल भर ऐसा लगता है कि शायद यही आंसर होगा, फिर यूपीएससी अपने आंसर देती है तो फिर पता लगता है कि शायद उनका इंटरप्रिटेशन अलग था। अच्छा, ये सीसैट में काफ़ी बार ऐसा होता है, जीएस में भी होते हैं, बट डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ। कई बार यूपीएससी के कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं, उसको लास्ट ईयर। अभिषेक, मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ, मगर आपने कहा इंटरप्रिटेशन की बात कही, मगर जब ऑब्जेक्टिव वाला साहब का क्वेश्चन पेपर है तो इंटरप्रिटेशन कैसे बदल जाएगा? जवाब तो एक ही रहेगा ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना किसी का दूसरा किसी का, वो प्लीज़ समझाएं मुझे। मैं बताता हूँ, इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था मिशन सुदर्शन चक्र से। तो उसमें कोचिंग्स ने आंसर दी थी, जिसमें एक लाइन लिखी थी कि ये ऑल, मतलब जितने पब्लिक प्लेसेस हैं इंडिया के वो सबको कवर करेगा। तो कुछ आर्टिकल्स में नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में था कि वो शायद कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर करेगा। कुछ जगह पे उसको इंटरप्रेट किया गया कि वो उस जगह से बनेगा बट वो कवर पूरे इंडिया को करेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, तो इसको लेके डिस्प्यूट भी हो रहा है इस साल के प्रिलिम्स में। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कई बार निकल जाते हैं, 100 में से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो उसको लेके कई बार साल भर हमको ऐसा लगता है कि हमारा ये इंटरप्रिटेशन सही है या कोचिंग वालों ने वो बताया होता है, बट लास्ट में फाइनल रिजल्ट के बाद 350 दिन के बाद ऐसा पता लगता है कि यूपीएससी ने इसको ऐसे लिया था। तो ये अंतर बनता है, और वो कई बार हमें मार्क्स भी नहीं पता चलते हैं। कई बार मार्क्स हमारे बॉर्डर के आसपास होते हैं तो हमको लगता है शायद कि हमारे बहुत कम होंगे। तो ये आंसर की से ये बेसिकली बेनिफिट है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या है और हमारे स्कोर कितने बन रहे हैं। तो ये अच्छा, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे आखिर में संक्षेप में थोड़ा सा, कि जब हम आंसर की बात करते हैं तो एक उससे फ़र्क पड़ता है कि भाई जैसे ही दे के आए तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट में कई बार लोग रहते थे कि हाँ भाई ये जो सवाल है इसका जवाब ये बता रहा है। इस बार तो क्लाउड कुछ बता रहा था, चैट जीपीटी प्रो कुछ बता रहा था, इस तरीके से। तो मनस्थिति पे सबसे ज़रूरी चीज़, एक एस्पिरेंट की पे क्या फ़र्क पड़ता है जैसे ही आंसर की से मिलान होता है और पता चलता है कि आर या पार
उस मनस्थिति की बताएं थोड़ा सा। मतलब मुझे लगता है कि जो कोचिंग्स की जो आंसर की आती वो 90 to 95 क्वेश्चंस में लगभग सेम होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर के केसेस में ऐसा हो सकता है कि कई बार डिलेमा रहता है कि होगा या नहीं होगा, बट मोस्टली जब आप 10-15 नंबर ऊपर होते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। सेफ साइड अगर आप स्कोर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब उन्हीं की मेरे ख्याल से रह जाता है जो शायद बॉर्डर पे कहीं रह रहे होंगे उनको। बहुत अच्छा। कट ऑफ भी पता नहीं होती हमें एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाएगी, साल भर तो प्रेडिक्शन चलता है इसका। तो मुझे लगता है आंसर की के साथ साथ कट ऑफ भी अगर दे यूपीएससी रिजल्ट के साथ, अच्छा, तो वो और बेटर तरीका होगा खुद को असेस करने का। खुद को असेस करने का। उसके अलावा अगर यूपीएससी में अभी कोई सुन रहा हो आपको, तो कोई एक आध और डिमांड अगर आपकी ऐसी हो जो कि आप चाहते हो कि हाँ एक बेहतर, बहुत फेयर, एक पारदर्शी पूरी की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि 10 से 12 लाख कभी 8 लाख बच्चे बैठते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था बन सके इस एग्जामिनेशन की, बिंदु वार्डन से कुछ बताओ। जी, प्री से स्टार्ट करते हैं। प्री में जो एक डिमांड थी वो आंसर की वाली वो रही। दूसरी आपने अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वो जो रिस्पॉन्स शीट होता है हमारी OMR की, तो वो अगर हमें मिलेगी तो शायद हम ज़्यादा सही से उसको असेस कर सकते हैं। तीसरा, जब रिजल्ट रिलीज़ होते हैं 10-15 दिन के बाद, तो उस टाइम कट ऑफ भी, क्योंकि रिजल्ट बनता तो कट ऑफ पे ही है, तो जैसे ही आंसर की और जैसे सारी चीज़ें हैं तो वैसे ही कट ऑफ बताया जा सकता है, जो बच्चे उनके स्कोर्स बताए जा सकते हैं। अभी हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने कैटेगरी सारा सब कुछ रिलीज़ किया था साथ में, स्कोर, कैटेगरी वाइज स्कोर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सारी चीज़ें। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसको डिस्क्लोज़ करने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और यूपीएससी खुद क्लेम करता है कि हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक स्टेप हो सकता है प्रीलिम्स में। दूसरा, मेंस में अगर देखें तो यूपीएससी की मार्किंग काफ़ी फेयर रही है अभी तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट पीसीएस में, जैसे बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में होता है, आरटीआई की डिमांड पे कॉपीज़ दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि ड्रास्टिकली नंबर ड्रॉप हो जाते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के या जो रिपीटर्स हैं। तो आरटीआई का प्रोविज़न मुझे लगता है कॉपीज़ में हो जाना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि क्या डिमांड है एग्जामिनर की, या हमारे अंदर क्या कमी रह गई। तो ये मुझे लगता है मेंस में आरटीआई एक जो है इशू स्टेट को पीसीएस से कॉपी कर सकते हैं यूपीएससी में। ओल्ड राजेंद्र नगर में थे हम, गर्मी गजब की है, ईद का दिन भी है। आदेश जी जा रहे थे, महेंद्रगढ़ से हैं, हरियाणा से, उनसे ही समझेंगे, एस्पिरेंट भी हैं, कि अभी जो आंसर की आई है वो उसे कैसे देख रहे हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, जो अभी पेपर आया था उसको लेकर थोड़ी अलग राय है, अभी जितनी भी चर्चा थी उससे थोड़ी सी राय अलग है। वहीं से शुरू करते हैं। आदेश, जो पेपर के बारे में आप बता रहे थे जो इस बार आया, क्योंकि अभी तक लोग सब कह रहे हैं कि इट वॉज वेरी एब्स्ट्रैक्ट और इस तरीके से था, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, प्लीज़ बताएं। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का पेपर हर बार ही कुछ डिफरेंट करता है। तो मतलब एक अच्छे एस्पिरेंट को भी 30 to 35 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी भी एस्पिरेंट को। इवन टॉपर्स डोंट नो मोर देन दीज मेनी क्वेश्चंस। उसके बाद 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत मतलब ऐसे क्लोज होते हैं, जिनमें हमेशा डाउट रहता है कि यार ये आएगा कि ये आएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, वो मे बी यूपीएससी डोंट वांट कि वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करें, इसीलिए कट ऑफ 50% से भी नीचे रहता है। बट कोचिंग इंडस्ट्री उसको ऐसे पोर्ट्रे करता है कि ना यू कैन प्रिडिक्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन, है ना। जब हम कोचिंग का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे एरिया से होते हैं जो हमने पढ़े हुए या सुने हुए होते हैं, बट यूपीएससी उसको कभी नहीं फॉलो करता है आज तक की हिस्ट्री में। मतलब सिंस लास्ट 5 माई अटेम्प्ट्स मुझे नहीं लगा कि यूपीएससी में कि 30 से 40 ऊपर से क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मुझे आते थे, शॉर्ट आते थे। और मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बनाया जाता है मार्केट में कि ना कि बहुत करंट अफेयर पूछता है या बहुत स्टैटिक पूछता है। वो हर बार अपना वेरिएशन करता है, नए क्वेश्चंस निकालता है। कुछ क्वेश्चंस इजी में रखता है, कुछ मॉडरेट में रखता है, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट रखता है। तो वो एक एस्पिरेंट को मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सब लोगों ने बस मैनिपुलेट कर रखा है कि ना सब क्वेश्चन कर लोगे तुम, नहीं होगा ये। तो दिस इज माय ओपिनियन ऑन दिस एग्जाम। बट हाँ, सीसेट भाई दैट वाज वेरी मतलब बहुत अलग था। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट था इस बार का। अच्छा, 23 में मुझे मतलब 23 में ऐसा था कि सीसेट बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल बॉम्ब इस बार था सीसेट का। अच्छा, 23 के कॉम्प्रिहेंशन 28 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन थे जो डुएबल थे, बट इस बार कॉम्प्रिहेंशन 23 कर दिए गए, तो वो थोड़े कम किए गए। बाकी वो भी बहुत क्लोज ऑप्शंस थे, और उसमें भी आंसर की में जो भी आंसर आ रहे हैं वो मतलब जेमिनाई या जितने भी एआई टूल्स है वो भी नहीं आंसर दे पा रहे हैं, कोचिंग भी अलग आंसर दे रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। बहुत अच्छा। रीजनिंग भी डाउन कर दी है, मैथ्स में भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि वो डीलेबल नहीं था, बट इतना मतलब कुछ तो लोडेड था इस बार का कि वो इस बार थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था। अच्छा, आपने आंसर की बात करी, तो यूपीएससी ने भी जो आंसर की निकाली है उसको एज एन एस्पिरेंट कैसे देखते हैं कि बहुत लंबे समय से उसकी डिमांड भी थी, अब जब वो आई है
क्या उससे बदला है, और अगर कुछ बदला है तो क्या सकारात्मक है, कैसे देख रहे हैं? आंसर की को मैं मतलब ऐसे देखता हूँ कि पहले पता ही नहीं चलता था कि तुमने एग्जैक्टली स्कोर क्या किया। कोचिंग के आंसर की से मैच करते थे, 5-5 क्वेश्चन का वेरिएशन आ जाता है, 5 क्वेश्चन में इन और आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब यूपीएससी खुद ये बात बोल रहा है कि हमारी प्रोविजनल की है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चैलेंज कीजिए। पहले तो चैलेंज का भी ऑप्शन नहीं था कि आप चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं है, जब तक आ रहा है रिजल्ट तब तक मतलब वो इस साइकिल ही और हो चुका है। बट आप पहले से ही आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर कोई इशू है तो आप रेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इसमें वो करना, और मतलब मुझे तो ये बहुत सही लगा कि और यूपीएससी तैयारी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? आप जो तैयारी करता है एक एस्पिरेंट, उस पर तैयारी पे तो मतलब मुझे नहीं पता कि वो उसको स्टूडेंट कैसे लेते हैं, बट कम से कम ये रहेगा कि तुम कितने क्लियर मार्जिन से बाहर हो। लास्ट टाइम में क्या होता था कि बहुत लास्ट में आगे पता चलता था कि कितने नंबर में आप बाहर हुए हैं। जैसे कि मुझे पिछली बार लास्ट ईयर मेरे आंसर के से 105 के आसपास नंबर बन रहे थे, बट वो भी उसमें भी कुछ डाउन आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब मेरा फॉरेस्ट अभी कट ऑफ निकलेगा, बट वो फिर मुझे लगा कि यार ये कहाँ गड़बड़ है। दूसरी बात ये भी रहेगी कि जैसे लास्ट में जब आंसर की में कुछ वेरिएशन आते थे तो कोचिंग मतलब पूरा मतलब माहौल ऐसे सेट होता था कि ये तो क्या ही दे दिया, यूपीएससी ने गलत आंसर दे दिया, और वो लास्ट में आके पैनिक कर देता था बच्चों के बीच में कि क्या सच में क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट अगर क्योंकि वो पहले से है उस पर ऑब्जेक्शन भी रेज हो सकते हैं, तो और वो फाइनल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में आते आते बच्चों को बहुत वैसा रहेगा कि यार कि क्या ही आंसर दे दिया इस बार का। तो जो लास्ट एक फोमो क्रिएट होता है ना, वो नहीं होगा इस बार। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रखेगा चीज़ों को। बहुत अच्छा। और सबसे आखिर में, सबसे संक्षेप में, बिंदुवार ढंग से हमें बस ये बताएं, यूपीएससी से और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डिमांड करते हैं, जो जाके और फेयर बना सकता है इस पूरी चीज़ को, या फिर और बेहतर कर सकता है? अच्छा, ओके। तो इसमें ये है कि बीपीएससी में एक वो है कि वो इवेल्युएटेड कॉपी भी डालते हैं मेंस की। अच्छा। तो यूपीएससी भी उसको कर सकता है कि वो इवेल्युएटेड कॉपी डाल दे। और अगर सीसेट को उनको इतना टफ बनाना है तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदी मीडियम में इस बार क्या हुआ है कि जो बच्चे हिंदी का वो पढ़ रहे थे तो उनके लिए कॉम्प्रहेंड करना डिफिकल्ट हो रहा था। मे बी वो ट्रांसलेशन वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं। और अगर उनको वैसा ही करना है कि उसको मतलब एलिमिनेटर बनाना है तो उसकी जगह पे सीसेट की जगह पे ऑप्शनल का पेपर डाल दीजिए, कुछ वैसा कर दीजिए कि मतलब सीरियस कैंडिडेट को अगर आपको लेना है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रैंडमनेस बढ़ गई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश यादव। जी, अविनाश जी, जो आंसर की अभी आई है यूपीएससी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप उसे एज एन एस्पिरेंट? आंसर की आना रीज़न तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है वो टोटली डेटा फैक्टेड है। और डेटा फैक्टेड ऐसा है कि आपने डेटा जो उठाया हुआ है वो गूगल से उठाया हुआ है, एआई का यूज़ किया गया है, नोटबुक एलएम का यूज़ किया गया है, और वो डेटा गूगल से उठाया गया है। तो गूगल का जो डेटा है वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारा सिलेबस का पार्ट है, एनसीईआरटी पार्ट है, आपके जो रिसेंट इवेंट्स हो रही हैं वो हमारा पार्ट है। देन उसके अलावा आपके जो भी रेफरेंस बुक्स हैं जो बच्चे रेफ़र करते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, या तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक हो गई, तो ये सारे हम जो रिसोर्सेज को रेफ़र करते हैं, देन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन जो एक पेज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब सोचो आप साइकोलॉजिकली कितना बच्चा परेशान होता है जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हो, तो एक पेज में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और कितना टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस होता है, और आपको विदिन 2 आवर्स सारा काम करना है, ओआर भी फिल करना है, साइन भी करने होते हैं उस सीट पे, देन उसके बाद आपको पेपर भी पूरा कंप्लीट करना है। इवन मेरा भी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन छूट गए। ओके। इतना लेंदी पेपर था। देन उसके अलावा आपका एथिक्स भी पूछा गया, उसमें मिस्टर एक्स करके एक क्वेश्चन डाला गया था, तो वो एथिक्स भी पूछा गया है। आप सोचो कि एथिक्स पार्ट ही नहीं है आपका, फिर भी आप प्रीलिम्स में पूछ रहे हो आप। अच्छा अविनाश जी, एक चीज़ और, क्योंकि ये जो आपने बोला कि सवाल इस तरीके के थे, तो क्या ये जो अभी आंसर की आई है इससे कोई भी फ़र्क पड़ता है इस पूरे सिस्टम पर, तैयारी पर? ठीक है, वो अच्छी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी वो क्लियर होती है कि बच्चे को पहले से पता लग जाता है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं उस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ तो चलो अच्छी बात है कि आपको पहले कर देनी चाहिए, वो आपने आज कर दी। लेकिन जो पेपर का जो बैकग्राउंड है, जैसे हम एनसीईआरटी वगैरह रेफर करें, उस बैकग्राउंड पे आप पेपर रीजनल बैकग्राउंड पे तैयार कीजिए। जो अच्छे कैंडिडेट थे, डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको तो आपने एलिमिनेट कर दिया, और जो बच्चे गैस वर्क करके आए हैं, जिनका मतलब 1 साल जो पहला अटैम्प्ट दे रहा है, जो बच्चा 4 अटैम्प्ट दे चुका है, आपने सारे के सबको बराबर कर दिया। यहाँ पे आपका कोई साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस ही काम नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ रैंडम डेटा फैक्ट काम किया है। अब इतना डेटा कैपेसिटी नहीं होती हर किसी की कि वो डेटा आपको याद कर पाए एग्जाम से। ओके। प्रॉब्लमेटिक जो एस्पिरेंट्स हैं अभी आसपास, अगर आपकी उनसे बात होती हो, बच्चों से अगर आपकी बातचीत होती हो, तो ओके, हाँ, तो क्या क्या कहना है उनका, किस तरीके से वो कैसे इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं आपके हिसाब से, क्या उनके मन में? मोस्टली बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर में ही हैं कि जो रेफरेंस पर उन्होंने यूज़ किए थे उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनसे। इवन बहुत सारे हैक्स की बात होती है हमारे एग्जाम में, जैसे कि जो PYQ वाले हैक्स होते हैं कि जैसे ऑप्शन से एलिमिनेशन हो गया,
या फिर ओनली वाले ऑप्शंस हो गए, या फिर पॉजिटिव सेंस हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया, है ना। इस तरह के हैक्स की बात करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी करते हैं, हम भी पैटर्न डिकोड करते हैं। जब एज एस्पायरेंट हम पैटर्न डिकोड करते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि हैक्स काम करते थे लास्ट, इस बार तो वो भी काम नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ है कि अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप कर पा रहे हो, अगर नहीं आती तो नहीं कर पा रहे हो। और गूगल से अगर आप कोई भी डेटा उठा के लेके आते हो तो वो तो आपको बैकग्राउंड मतलब पूरा हिस्टोरिकल डेटा दे देगा, वो तो आपको 70 साल का 80 साल का डेटा पुराना दे देगा। तो 70-80 साल का डेटा को पढ़ना, एक कंज्यूम करना, उसके बाद आप आंसर्स बनाना, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लेजिटिमेट नहीं लगी, जहाँ तक मेरा कंसर्न है। नहीं अविनाश जी, बस मैं इसी चीज़ को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और भी ये क्योंकि IAS जो UPSC का पूरा एग्जाम होता है ये सबसे टफ माना जाता है, और इसलिए भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स इससे निकलते हैं। अगर हम उस लिहाज से देखें तो कुछ लोगों का कहना ये है कि सही है और पेपर इस तरीके से होना चाहिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर लोग जो ये मानते हैं कि भाई UPSC प्रिडिक्टेबल हो सकता है 1% भी। सर प्रेडिक्टेबल होना अच्छी बात है, लेकिन आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट, एज ए डिजर्विंग कैंडिडेट आई एम ऑल्सो डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर मैंने लक्ष्मीकांत से 8 से 10 रिवीजन किए हुए हैं, स्पेक्ट्रम से मैंने इतना रिवीजन किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यही फोकस करता हूँ कि आप जो पेपर बनाएंगे वो मॉडर्न इंडिया से बनाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से बनाएंगे, मिडिवल से बनाएंगे, लेकिन आपने जो डेटा बनाया वो आपने टोटल एंशिएंट हिस्ट्री रख दी। बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए फिर आपके? जो पॉलिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बननी चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पार्ट है। अगर BERS एक्ट पढ़ रहा हूँ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन की PDF से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन आनी चाहिए, ना कि आप डेटा गूगल से उठा के दे दोगे उस क्वेश्चन को। डेटा को आप समझ रहे हो, मस्मराइजिंग कर रहे हो, आप इधर का उधर जोड़ रहे हो, उधर का इधर जोड़ रहे हो, उससे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। और AI का ज़माना है, मैं मानता हूँ AI तो उसको कैलकुलेट करके आंसर दे देगा, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है ना वो चीज़, क्योंकि इतना डेटा आप अगर UPSC का पेपर खुद ही देखोगे आप तो पूरा फैक्चुअल बेस है, और फैक्चुअल बेस को इतना डेटा मैं कंज्यूम कैसे करूँ? और इस बार तो AI भी एक वो अथर्ववेद और ऋग्वेद वाला जवाब था, वो भी हर AI उसका अलग जवाब दे रहा था। क्षेत्र फील्ड वाला, क्षेत्र पत्नी और क्षेत्रपति वाला आंसर था उसका, तो उसमें एक में अथर्ववेद है, एक में ऋग्वेद बता रहा है। तो आप किसको सही मान रहे हो वो UPSC डिसाइड करेगी, ना कि हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें आपने जब दोनों ऑप्शन दे दिए तो हम तो जिस पे भी टिक करेंगे आपका वो आंसर होना चाहिए फिर। तो उसमें से एक कम से कम इतना तो कर सकते हो ना आप, एक ऑप्शन रखो, या तो ऋग्वेद रखते हैं अथर्ववेद रखते हैं। मैंने भी खुद ऋग्वेद वो किया है, टिक किया है, और उसका आंसर वो अथर्ववेद बता रहे हैं, तो मुझे तो मानना पड़ेगा वो। नहीं, क्योंकि गूगल उसका जवाब ऋग्वेद बता रहा था जब सर्च किया गया था। तो गूगल उसका आंसर ऋग्वेद दे रहा है ना, तो आप तो नहीं मान रहे ना उस चीज़ को, आप उसका अलग आंसर मान रहे हो। तो अब उसकी ये चीज़ है, मैटर करती हैं। अब इसमें ना तो मैं एज ए एस्पायरेंट में कुछ कर सकता हूँ और ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ कर सकता है, बिकॉज उसका रीज़न यही है कि UPSC सुप्रीम बॉडी है, और जो सुप्रीम बॉडी डिसाइड करी वही आंसर होगा हमारा। मेन कंसर्न तो यही रहेगा, और इससे फर्क पड़ता है एस्पिरेंट्स पर। हाँ ऑब्वियसली सर, किसी ने 5 साल 6 साल, किसी का लास्ट टाइम था वो तो ब्लैंक हो गया यहाँ पे आके, उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। दोज हु आर ऑलरेडी क्वालिफाइड 3 टाइम्स मेंस इंटरव्यू अपियरिंग स्टूडेंट्स है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार एग्जाम को। तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा उन लोगों के लिए भी। सब नाम आपका? सिद्धार्थ मौर्य। सिद्धार्थ जी, जो अभी आंसर की आई UPSC की तरफ से, एक सवाल उसमें से बाहर था, 20 साल से तकरीबन उसकी डिमांड थी। हमने और एस्पिरेंट से भी बात करी, कुछ ने कहा कि सर अच्छे जैसा कदम कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी था, समय हो गया इस चीज़ को, मगर बहुत आवश्यक था। आप कैसे देखते हैं? सर ये पहले बड़ी अनसर्टेनिटी रहती थी इस चीज़ को लेके कि आखिरकार हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन क्या रहेगा रिजल्ट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ क्लैरिटी तो आ जाएगी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी, क्योंकि कुछ बहुत लोग ग्रे जोन में भी फंसे पड़े हैं। कुछ लोग जिनका 90+ है वो क्लियर है, लेकिन ग्रे जोन तो अभी भी है। तो उस हिसाब से तो एस्पिरेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता उतना अनसर्टेनिटी हट गई है। बट फिर भी इट्स अ वेलकम स्टेप, आई विल सी इट इज़ अ वेलकम स्टेप, बिकॉज एटलीस्ट आपको कुछ क्लैरिटी तो मिली कि अच्छा क्वेश्चन पेपर जो इस बार सेट हो रहा है वो आखिरकार किस मेंटलिटी से हो रहा है, और उसके आंसर की जो हैं उसमें उनके आंसर किस हिसाब से हैं। अच्छा ज़्यादा वेग तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे इस बार थे कि बड़े बड़े थे, उससे स्ट्रिक्ट आंसर दे पाना मुश्किल है, तो आखिरी तक अनसर्टेनिटी बनी होती, वो अभी क्लियर हो गई, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ठीक है। अच्छा, बस एक चीज़ और कि अगर UPSC से और कुछ आपकी डिमांड अगर एक एस्पिरेंट के तौर पे कि इसको और पारदर्शी बनाया जाए, इसलिए नहीं कि हल्का इसे किया जाए इस पेपर को, वो टफ रहेगा और उसका होना भी ज़रूरी है, मगर कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें जो आपको लगता है कि बदलनी चाहिए, क्योंकि UPSC डिमांड भी करता है, UPSC अक्सर कहता भी है कि जो पूरा कोचिंग इकोसिस्टम बना हुआ है इसको ध्वस्त करना है, ये करना है, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकती हैं और खासकर एस्पिरेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा कर सकती हैं आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जैसे ये तो प्रोविजनल आंसर की थी, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि फाइनल जो हमारी लिस्ट बनेगी फिल्म्स की वो किस बेसिस से बनी है, क्या एडिशन हुए हैं, ये लिस्ट, ये अगर आंसर की भी एक बार आती है तो वो भी एक अच्छा वेलकम स्टेप है। दूसरा मुझे लगता है कोचिंग इंडस्ट्री को ऐसे ध्वस्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोचिंग अडॉप्ट कर जाएगी, वो डेफिनेटली अडॉप्ट करने वाले हैं।
तो ये बहुत ही मुश्किल है कि कोचिंग को वो कर पाना। हाँ, यूपीएससी अगर ये भी हो सकता है कि अगर साल में दो साइकिल कर ले तब भी ठीक है मेरे हिसाब से। एक स्टेप ये भी अच्छा हो सकता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स एक की जगह 2 हो जाए, या फिर आप भले एज लिमिट लगा दें लेकिन आप 2 साइकिल तो करें एटलीस्ट, इस तरीके से। सर नाम आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, अभी यूपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की निकाली, बहुत लंबे समय से डिमांड थी उसकी, एज एन एस्पिरेंट कैसा कदम लग रहा है आपको ये आंसर की वाला? अच्छा कदम उठाया है, मैं कहूँगा देर है दुरुस्त है, बट अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है बिकॉज रिज़ल्ट आने तक जितना टाइम लगता था तो हम लोग भी कहीं डिलेमा में होते थे, बट एटलीस्ट अब 3-4 दिनों के बीच में जो आंसर की आई है तो इट्स अ गुड थिंग, और हमारे को भी क्लैरिटी हो जाएगी कि रिज़ल्ट के बाद, और बिकॉज कोचिंग के आंसर की बहुत मिसमैच होती थी तो एटलीस्ट फ्यूचर के लिए भी एक सिक्योरिटी रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ समझनी है इस लिहाज से कि कहीं से सवाल आया कि अगर इतना ही आसान था आंसर की दे देना तो 20 साल का इंतज़ार, इतने लंबे समय का इंतज़ार, इतने लंबे समय की मेहनत एस्पिरेंट्स की, वो क्यों? कैसे देखते हैं इसे? हाँ, ये तो लाइक कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट इज़ लाइक अ बिग एलिफेंट, इट मूव्स एट इट ओन पेस, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आया है, तो इट्स अ गुड थिंग, वी वेलकम इट। अच्छी बात है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम करा दे, टाइमली रिजल्ट निकाल दे, हम उसी में खुश हैं। एंड जैसे आप देखते हैं बाकी सब में पेपर लीक और ये सब की भी खबरें आती हैं, एटलीस्ट यूपीएससी ने ये इंटीग्रिटी तो मेंटेन करके रखी है, बट अच्छी बात है लेके आए, और जल्दी ले आते तो पुराने बैचेस के लोगों को भी फ़ायदा होता, कोचिंग को भी इतने स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, बट हाँ ठीक है, हाँ could have been better। सबसे लास्ट में और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की, और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि यूपीएससी इम्प्लीमेंट करे तो इट वुड हैव बीन मोर ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मतलब उससे हो पाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के लिए आई वुड से जैसे आंसर की टाइमली निकाल दी, वैसे ही एक अपने जो एक एक्सप्लेनेशंस हैं, मॉडल आंसर्स जो इनके होते हैं मेंस के स्पेसिफिकली, अभी भी काफ़ी एम्बिग्यूटी है मेंस को लेके, पेपर कैसे चेक होता है, मार्किंग कैसे होती है, स्केलिंग का क्या प्रोविज़न है, हमें कुछ नहीं पता, हम बस पेपर लिख के आते हैं एंड वी गेट टू नो कि भाई किसी साल कोई ऑप्शन चल गया, किसी साल नहीं चला, तो एक काइंड ऑफ मॉडल आंसर, और जो चीज़ें चल रही हैं ये भी अगर यूपीएससी निकाले धीरे धीरे, कुछ उनके क्या क्राइटेरियाज है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब अगर निकाल के दे, ऑल्दो उन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है बट इट्स टू वेग, और हाउ कम? जैसे उन्होंने सिलेबस लिखा है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी और ये सब चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें मॉडल आंसर तो नहीं दिए, बेसिकली एक पैटर्न दिया है सेट ऑफ कि ऐसे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये वो, तो उन चीज़ों को और थोड़ा क्लैरिटी से लेके आए और थोड़ा टेक इंटीग्रेट करें। बार बार पेपर फॉर्म भरने में हमारा काफ़ी टाइम जाता है, एग्ज़ाम के पहले फेब में फॉर्म लेके आते हैं, भाई पहले भरवा लो फॉर्म, आपको साल में एग्ज़ाम कराना, ये सब कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं कि बट यही रहता है कि वो इतने लेवल पे एग्ज़ाम कराते हैं तो उनका भी एक हम सोचते हैं कि ठीक है, बट थोड़ा सा टेक इंटीग्रेट करना चाहिए आई गेस। मगर वही जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि इट्स अ बिग एलिफेंट, अपने पेस पर चलता है, तो शायद वही है कि वो पेस है, देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ हो सकता है, कल को किसी और चीज़ के लिए भी कहने के मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करें। थैंक यू। सुना आपने एस्पिरेंट्स को कि किस तरह से अभी जो ये प्रोविजनल आंसर की आई है इसको लेकर खुशी है, एक स्वागत के स्वर से बात कर रहे हैं कि इससे बहुत सारी जो क्लैरिटी थी वो आ जाएगी। मगर वहीं कुछ और भी ऐसी मांगे हैं एस्पिरेंट्स की यूपीएससी को लेकर कि एग्ज़ाम को लेकर कि ट्रांसपेरेंसी अगर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो शायद उनसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये पूरा एग्ज़ाम, इसकी पूरी प्रक्रिया। आने वाले समय में जब भी कभी कहीं से कोई भी कैसी भी खबर आती है एस्पिरेंट से या यूपीएससी से जुड़ी हुई, तो दोबारा आप हमको पाएंगे ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, एस्पिरेंट्स के बीच में कमोबेश। इसी के साथ कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सुशील, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।